हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए ही बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमने आपको कल ही बताया था कि मात्र 5 दिनों में आपकी संपूर्ण फिजिक्स की किताब की तैयारी हम कराएंगे। और मैंने कल आपको बताया था कि किस प्रकार हम तैयारी आपको कराएंगे, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था, इसलिए कल हमने वो वीडियो अपलोड किया था। तो हालांकि आज फिजिक्स का पहला ये लेक्चर है सीरीज का, तो एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे। देखिए, हमने लिख दिया क्लास 12 फिजिक्स VBI क्वेश्चन 2024। हमने सबसे पहली बात इस वीडियो में जो 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले जो प्रश्न हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में एक चैप्टर से लेकर 3 चैप्टर, मतलब पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर, 3 चैप्टर को इसी वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे। 3 चैप्टर यदि हम प्रत्येक दिन चलाएं और प्रत्येक दिन अगर हम आपको वीडियो अपलोड करते हैं 3 चैप्टर का, तो आपके 15 चैप्टर, 14 चैप्टर हैं। अगर 5 दिन हम 3 चैप्टर लेके चलते हैं तो 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 14 चैप्टर हैं तो 14 तो आपके कंप्लीट ही हो जाएंगे। तो अब हम चलिए, हम बेसिक टू हाई लेके चलेंगे और हम केवल उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। फालतू का कुछ नहीं देखना है, समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम लेकर चलते हैं। देखिए, हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक एवं बीमीय सूत्र लिखिए। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये सभी टॉपिक पहले से तैयार है, परंतु मुझे पता है कि बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको तैयार तो है, मतलब पहले तो तैयार था पर अभी के समय पे वो शायद भूल गए होंगे, ठीक है। और जिनको कुछ भी नहीं पता होगा, ऐसे भी स्टूडेंट होंगे। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, जिनको कुछ नहीं पता वो तो खास के इस वीडियो में बने ही रहे, और जिनको बहुत कुछ पता भी है मैं उनसे कहूँगा रिविज़न के तौर पर आप इसको पढ़िए। समझ रहे हैं ना, रिवीजन करेंगे। आप नहीं भी पढ़ेंगे तो ये वीडियो देख लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे हल, या उत्तर भी लिख सकते हैं। देखिए, विद्युत फ्लक्स का आपसे कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक और बीमीय सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले विद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं, इसको हम क्लियर कराते हैं आपको। विद्युत फ्लक्स, ठीक है जी। अब समझते हैं विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। हमने कहा था ना, परिभाषा रटेंगे नहीं, समझाकर याद करा देंगे। विद्युत फ्लक्स कहते हैं, मान लेते कोई भी आवेशित पिंड है, सपोज दैट ये एक पिंड है, समझिएगा, ये एक पिंड है, इस पर Q आवेश है, ठीक है। मान लेते एक ये वस्तु है, गोला एक वस्तु है और इस गोले पर Q आवेश है। तो इस पर जब आवेश होगा तो कोई भी पिंड हो, यदि उस पर आवेश होता है तो उससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं आएंगी और जाएंगी भी। तो इससे भी बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार आती हैं और जाती भी हैं, ठीक है। तो जैसे ये मान लेते हैं विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं सपोज दैट ये विद्युत बल रेखाएं इधर आ रही हैं, ये इधर जा रही हैं, ये मान लेते हैं इधर आ रही हैं, ये निकल रही हैं और ये इधर आ रही हैं। तो देखिए, ये आवेश है, आवेशित पिंड है, ठीक है। मैं नाम भी लिख दे रहा हूं, ये है आवेशित पिंड, ठीक है। क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि परिभाषा जब मैं याद कराऊंगा यहीं से फिगर से, तो आपको याद रहे। ये आवेशित पिंड है और ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो देखिए, यहां से कुछ विद्युत बल रेखाएं हैं जो आवेशित पिंड से बाहर निकल रही हैं और कुछ विद्युत बल रेखाएं आवेशित पिंड की ओर आ रही हैं। और दूसरी एक और बात है कि देखिए, आवेशित पिंड से तो बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, परंतु कुछ ऐसे विद्युत बल रेखाएं होंगी जो क्या होंगी, इस आवेशित पिंड पृष्ठ के लंबवत होंगी। जैसे सपोज दैट ये मान लेते हैं, ये कुछ आवेशित ये जो क्या है विद्युत बल रेखाएं हैं, ये क्या है, लंबवत है। सपोज दैट देखिए, ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये पृष्ठ के लंबवत है, ये नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे यही बताया जाता है ना कि किसी आवेशित पृष्ठ के लंबवत
ठीक है, किसी आवेशित पृष्ठ के लंबवत आने, देखिए आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं, मतलब सिंपल है मैं कहना, तो ये विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है ना, उसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। परंतु यहाँ पे कंडीशन है कि वो विद्युत बल रेखाएं कोई भी नहीं हो सकता, वो हो सकता है जो इस आवेशित पृष्ठ के इस आवेश के लंबवत हो। अगर ये लंबवत नहीं है तो ये विद्युत बल रेखाएं, मतलब ये विद्युत फ्लक्स नहीं हो सकता। वही हो सकते हैं जो पृष्ठ के लंबवत हों। तो एक बार और आप परिभाषा को सुनिए, समझिएगा। हमने कहा किसी आवेशित पृष्ठ के लंबवत आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए रिवीजन के तौर पर हम देख रहे हैं, बार बार मुझे बोलना, मुझे लगता है कि समय ही आपका लॉस होगा। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं वीडियो को पीछे ले जाइए, थोड़ा सा 1-2 बार सुनिएगा, परिभाषा याद हो जाएगा। परिभाषा फिर भी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आप यही लिखेंगे किसी आवेशित पृष्ठ के लंबवत आने व जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया होगा। हमने यही बताया किसी आवेशित पृष्ठ से या किसी आवेशित पिंड कहें, वस्तु कहें, देखिए कोई वस्तु है तो उसी का तो भैया पृष्ठ होगा ना। ये एक वस्तु है तो इसका एक पृष्ठ है कि नहीं है, तो इसलिए हम आवेशित पृष्ठ कह रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं किसी आवेशित पृष्ठ के लंबवत आने वाली और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये लिख लीजिएगा, इसके बाद ये फिगर बनाइएगा। अब आते हैं इसके, देखिए इसका मुख्य है फॉर्मूला, इसे हम याद रखेंगे, फाई से प्रदर्शित करते हैं। और फाई इक्वल टू EDS cos थीटा होता है, EDS cos थीटा। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, जहां पर E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, DS क्या है, अल्पांश पृष्ठ है, और cos थीटा लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं यहाँ पे। देखिए ये सभी बातें आपको याद, मैं चाहता हूं ना कि आपको समझ में आए, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं। देखिए ये मान लेते हैं एक पृष्ठ है, ये एक छोटा सा अल्पांश पृष्ठ है जो है DS मतलब अल्पांश पृष्ठ है। अब मान लेते हैं इस पृष्ठ पर ये लंब है जो है L, और यहाँ पे ये मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इन दोनों के बीच बना कोण है थीटा। अब आप समझ गए होंगे, ये अल्पांश पृष्ठ है जो है DS, वही DS यहाँ पे है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो E है, और ये लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है जो है cos थीटा। समझ रहे हैं ना, ये बात समझ के फाई E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अदरवाइज अब देखिए यहाँ पे अब आता है दूसरी, अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्या बातें आती हैं। देखिए सबसे पहली बात आता है इसका मात्रक, ठीक है जी। तो इसका मात्रक आप याद रखेंगे वोल्ट इनटू मीटर, ये होता है। फिर से दूसरा इसका आता है राशि, कौन सी राशि होती है, तो अदिश राशि होती है, ठीक है जी। और तीसरा आता है बीमीय सूत्र, या बीमा भी हम कह सकते हैं,
तो ml माइनस 3 ml3t माइनस 3a माइनस 1। ठीक है जी, तो ये आप याद रखेंगे इसका बीमीय सूत्र जो है ml माइनस lm जो क्या है जो है ml माइनस ml3t माइनस 3a माइनस 1। तो ये इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। देखिए इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, बट याद कर लीजिएगा, ठीक है। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, बट इसको आप खांसी थोड़ी सी हो गई है तो इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। मैं आशा करता हूँ जो ये टॉपिक है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तो हम बहुत सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, एक एक करके ध्यान से हम समझते हुए चलेंगे। स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से आप समझेंगे। देखिए कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसकी मात्रक लिखिए। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या होता है यह हमें बताना है, इसका मात्रक हमें बताना है। देखिए डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से आप समझेंगे। परिभाषा रटना नहीं है, समझ कर याद करना है। सबसे पहली बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम हेडिंग डालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, पर जो भी है उसी पर मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, सिखाने का आपको प्रयास करता हूँ। बट फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो कंपैरिजन करके सोचते हैं डिजिटल बोर्ड है नहीं, क्या पढ़ाएगा ये, तो वो चले जाते हैं। बट उनके लिए इतना मेहनत करके हम बताते हैं, एक एक चीज़ को हम लिखते हैं, सब समझाते हैं आपको। तो ऐसा मैं कहूँगा कि आप नहीं सोचेंगे, ठीक है, नहीं सोचेंगे तो अच्छा रहेगा, सपोर्ट कीजिएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, सिंपल है हम कहना। तो सपोज डेट एक मान लेते हैं, सपोज डेट ये एक विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। मैं नाम भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है विद्युत क्षेत्र। समझ रहे हैं, ये एक विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, जब यहाँ पे कोई आवेश होगा, कोई आवेश होगा तो आवेश के चारों ओर ही ना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। बात सही कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे आवेश है तभी जाकर ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम एक आवेश को लाते हैं, परंतु वो आवेश कैसा होना चाहिए, एकांक धनावेश होना चाहिए। मतलब एकांक धनावेश का मतलब Q इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये एकांक धनावेश है, मतलब Q का मान यदि +1 होना तो इसका मतलब वो एकांक धनावेश है। समझ रहे हैं। तो यदि एक आवेश पहले से यहाँ पे है जिसके कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को हम लाते हैं। ये क्या है, एकांक धन आवेश। तो यहाँ पे ये होता है कि हम जानते हैं कि जब आवेश और एकांक धनावेश जब आपस के मतलब इस आवेश के क्षेत्र में, इसका ये क्या है, एरिया है। अब इस एरिया में ये आवेश आया तो देखिए हम जानते हैं कि यदि प्लस और माइनस आवेश होंगे तो इन दोनों के बीच आकर्षण होगा, ठीक है, क्योंकि विपरीत आवेश है। परंतु एक प्लस हो और दूसरा भी प्लस ही हो तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, ये बात हम जानते हैं। बट इसका तो पता है हमें कि एकांक आवेश है, मतलब ये एकांक धन आवेश है, परंतु इसका तो हमें पता ही नहीं है कि धन आवेश है या ऋण आवेश है, नहीं ना पता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए हमें ये तो पता है कि इन दोनों आवेशों के बीच एक बल लगेगा। अब वो बल या तो आकर्षण हो सकता है या तो प्रतिकर्षण हो सकता है। तो वो जो भी बल हो, वो जो भी बल यहाँ पे लग रहा है, उसी बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आया। देखिए मेरा परिभाषा ही रटवाना मकसद नहीं होता है, मेरा मकसद ये भी होता है कि आपको रियलिटी में बात समझ में आए कि यहाँ पे बात कही क्या जा रही है और क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, अब ध्यान से समझेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश और एकांक धनावेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा मैं आपको फिगर से याद करा रहा हूं, एक बार और सुनिए। हम यही कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश तथा एकांक धनावेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ गए ना? सिंपल सा है, आपको याद हो गया होगा। इसको बहुत तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, बट जो फिगर से समझ में भी आए, टॉपिक भी समझ में आ जाए, परिभाषा भी याद हो जाए, वही हम समझने का ना प्रयास करेंगे। समझ गए होंगे? परिभाषा में लिख दे रहा हूं, हम यही लिखेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश तथा एकांक धनावेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। हमने यही बताया, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश और एकांक धनावेश के मध्य लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये परिभाषा आपको समझ में आ गया। ये परिभाषा हमने केवल फिगर से एक्सप्लेन किया हुआ है, अदरवाइज इस परिभाषा को हम फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब वो फॉर्मूला क्या होता है उस पर भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इसके फॉर्मूले दो होते हैं, इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, I = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। तो ये एक फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला होता है जो है कि E = F/Q, ये भी फॉर्मूला होता है। समझ रहे हैं? अब दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों आप याद रखेंगे। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ होता है, ये बात आप याद रखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। Q का मान, Q आवेश है, ठीक है। R क्या है? दो आवेशों के बीच की दूरी है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है जो है R। और यहाँ पे जो है ना E = F/Q, F इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है, और Q क्या है? Q है आवेश, इन दोनों में से कोई भी आवेश है। समझ रहे हैं? तो इतनी बात समझ जाइए, बहुत है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा क्योंकि समय कम है। अब आते हैं, अब हमारा तीसरा इसमें आ जाता है। देखिए ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, जो है मात्रक, दूसरा है राशि और तीसरा है बीमा। आप समझते हुए चलते हैं। देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। एक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, जिसे हमने NC से लिख दिया, N से न्यूटन और दूसरा है C से कूलाम। तो या एक ये हो जाएगा, और दूसरा एक और भी होता है जो होता है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। V से वोल्ट, M से क्या होता है? मीटर होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये दोनों आप मात्रक याद रखेंगे, शॉर्ट में हमने लिख दिया। राशि पे बात करें तो ये एक सदिश राशि होता है, सदिश राशि। बात समझ में आ गया होगा। अदरवाइज इसका ML_T-3 A-1 ये इसका विमीय सूत्र होता है। सर्दी खांसी थोड़ी सी हो गई है, ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। इतनी बात, परिभाषा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फिगर चाहे तो बना सकते हैं, उसके बाद मात्रक, राशि और विमीय सूत्र लिख देंगे, आपका काम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं कि दूसरी टॉपिक भी समझ में आगे होंगे।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सारे टॉपिक हैं हमें देखना है, स्क्रीनशॉट। अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ध्यान से आप समझेंगे। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मेरा मेन टॉपिक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है, इसके लिए एक डेरिवेशन भी होता है। ठीक है, तो बलयुग्म आघूर्ण के भी गणना करने को कहता है, वो सब कुछ डेरिवेशन है। बट 3 नंबर में टॉपिक यही पूछता है, तो इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो अगर सिंपल में हम कहें ना, ध्यान से आप समझेंगे। देखिए, यहाँ पे 2 आवेश हैं, एक Q आवेश है और एक मान लेते हैं एक प्लस Q आवेश है, एक माइनस Q आवेश है। ये 2 आवेश हैं और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लेते हैं 2L है। ठीक है, इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी 2L है। तो देखिए, इस प्रकार का ये जो बना निकाय है ना, ठीक है, इस प्रकार की ये बना निकाय है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ध्यान से याद रखेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में आ गया कि ये क्या है? ये 2 आवेश हैं। ठीक है, Q1 Q2 भी मान सकते हैं, ऐसे मानेंगे तो और भी बेटर रहेगा। ठीक है, मतलब माइनस प्लस ना मानकर अगर इसको Q2 और इसको Q1 मानेंगे तो और भी बेटर रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे ये बताया गया कि ये Q1 Q2 आवेश है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। तो अगर ऐसा निकाय बने तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया कि विद्युत द्विध्रुव, ये विद्युत द्विध्रुव है, तो विद्युत द्विध्रुव के कोई भी एक ध्रुव का मतलब है ना, मतलब विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश। ठीक है, ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, तो हम यही कह रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव के किसी भी कोई भी एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आया? मतलब इसका फॉर्मूला होता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब P = होता है 2QL, ये होता है। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूं कि विद्युत द्विध्रुव के कोई भी एक आवेश, मान लेते हैं ये आवेश हमने ले लिया, तो विद्युत द्विध्रुव के कोई भी आवेश तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो अगर ये दोनों आपस में गुणा करेंगे तो P = Q2L हो जाएगा, या इसी को अच्छे लिखे तो ये 2 को आगे ले लेते हैं तो P = क्या हो जाएगा? P = 2QL हो जाएगा ना। यही तो फॉर्मूला यहाँ पे हमने बताया है, यही ना फॉर्मूला है जी, यही फॉर्मूला है। तो वही बात हम कह रहे हैं, एक बार और अंत में सुन लीजिए। हमने क्या कहा? हमने कहा विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब देखिए, सबसे पहले परिभाषा में लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
आघूर्ण कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ तक बात है इसकी 3 टॉपिक इसके भी कि फॉर्मूला तो हमने जान लिया, अब मात्रक इसका जान लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, इसकी राशि कौन सी होती है और इसका बीमा क्या होता है या बीमीय सूत्र, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछते हैं, ऐसे भी आपको क्वेश्चन में भी ऐड कर दिया जाता है। तो इसीलिए मैं तीनों को बताता हूँ कभी भी। मात्रक की जहाँ पे बात करें तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा, तो ये मैं कूलाम इंटू मीटर ये हो गया। राशि की बात करें तो ये एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि, इसका होता है M0LTA, ये इसका हो जाएगा M0LTA, ये इसका बीमा हो जाएगा, ये बीमीय सूत्र। मैं आशा करता हूँ कि ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उसको हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट। आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो है संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। 2014 में, 15 में और 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए संधारित्र की धारिता केवल इन्हीं वर्षों में नहीं पूछा गया है, मैं कह सकता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको बहुत तरीके से, जैसे कह देगा कि धारिता की परिभाषित कीजिए और उसके साथ साथ एक अनुमेरिकल दे देगा, तो इस तरीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ रहे हैं। तो हल्के में नहीं लेना है, और मैं यही कहूँगा ना कि मैं जो भी करा रहा हूँ बस विश्वास रखकर पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि आपको केवल, आपके पास समय कम है, आपको केवल वही क्वेश्चन चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, आई ही। तो मैं पहले ही कह दे रहा हूं कि कोई भी ऐसे टीचर नहीं है जो आपको बता दे कि ये फिक्स है, आएगा ही। बट जिस पर भी हमें संदेह है कि ये आ सकता है, ज़्यादा चांसेस है, उन्हीं क्वेश्चन को हम आपको इस वीडियो में करा रहे हैं, ठीक है ना। तो विश्वास के साथ आप पढ़ाई कीजिए। अब समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, धारिता की परिभाषा हमें देना है। धारिता, तो धारिता का सबसे पहले बात ये आता है कि धारिता का अर्थ क्या होता है। यदि हम सिंपल में अर्थ पे बात करें ना, तो धारिता का मतलब होता है, धारिता से क्या शब्द आ रहा है, धारिता से धारण करने वाला। धारिता का मतलब क्या होता है, धारण करने वाला, ठीक है, स्टोर करने वाला। तो किस चीज को स्टोर करेगा, किस चीज को अपने अंदर धारण करेगा, तो यही है कि आवेश को धारण करने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। समझ रहे हैं? मतलब इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ हो जाएगा कि आवेश को धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता ही क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। बट ऐसा नहीं है कि ये परिभाषा आपसे कह दिया है तो ये आप इतना ही लिख दें कि आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाता है, तो गलत हो जाएगा। ये तो इसका मीनिंग है ना, अर्थ है, परिभाषा तो अलग होगा। परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है C=Q/V होता है, ये इसका फॉर्मूला है, जहां Q क्या है, आवेश है, V क्या है, विभव है, ठीक है, ये C क्या है, धारिता। बात समझ में, इतनी बात आ गई होगी। अब आता है, देखिए यदि यहाँ पे जो V है, विभव है, यदि V के मान को एकांक कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए, ठीक है, 1 मतलब एकांक, ठीक है, तो यदि V का मान 1 हो जाए तो उस समय पर जो C होगा वो Q के बराबर हो जाएगा, जो C होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। और C यहाँ पे क्या है, ये V क्या है, ये है V है विभव, और C क्या है, धारिता, ये क्या है, आवेश है, यही है ना।
तो देखिए परिभाषा हम कह रहे हैं, मान लेते हैं सपोज दैट मान लेते हैं ये एक चालक तार है, ठीक है। तो मान लेते हैं इस चालक तार की हमें धारिता की गणना करना है। तो वही हम कह रहे हैं कि ये एक चालक है ना, ये क्या है, एक चालक तार है, चालक है। तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी चालक है तो किसी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होती है, ठीक है, जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। अरे भैया विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही तो होता है ना। तो इसका हम 1 वोल्ट ले रहे हैं, यदि V का मान 1 वोल्ट हो जाए, एक को एकांक वोल्ट भी कह सकते हैं ना, 1 वोल्ट हो जाए, तो वही हम कह रहे हैं कि देखिए जो C है वो Q के बराबर है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो, या एक ना कहकर इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। वही तो धारिता है ना। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए एक बार और मैं परिभाषा बोल रहा हूं, ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे, समझ जाएंगे, याद हो जाएगा। परिभाषा आप स्वयं भी लिख सकते हैं। देखिए हम यही कह रहे हैं कि कोई भी एक चालक तार है, तो किसी चालक तारों की धारिता, मतलब किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की या इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। मतलब इतना आवेश दें कि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो उसे ही हम धारिता कहते हैं, ठीक है। परिभाषा में लिख दे रहा हूं, परिभाषा आप यही लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, किसी चालक की धारिता आवेशों की उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। वही बात हमने लिखा है, किसी चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक है। वही बात हमने यहाँ पे कहा कि किसी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो, वही है धारिता। इतनी बात लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको उतने अच्छे से समझ में शायद ये नहीं आया होगा कि सर मतलब क्या है इसका, मतलब पूरे अच्छे से समझे नहीं। समझने का प्रयास ये करेंगे कि मान लेते हैं ये एक चालक है, समझ रहे हैं, इस चालक पर 15 वोल्ट है, मतलब इसका विभव, इस चालक का जो विभव है, ये एक वस्तु है तो इसका विभव है 15 वोल्ट। तो इसका विभव है 15 वोल्ट। अब इसको 15 वोल्ट से, 15 वोल्ट है ना, तो 15 वोल्ट से हमें इसका विभव 16 वोल्ट करना है। तो 15 से 16 वोल्ट करने के लिए हमें जितनी आवेश की जरूरत होगी उस आवेश को ही हम धारिता कहते हैं। समझ में आया ना। हमने क्या बताया कि कोई भी वस्तु है तो उसका विभव है 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट से 16 वोल्ट हम कर रहे हैं, मतलब एक वोल्ट की ही तो वृद्धि कर रहे हैं ना, 1 वोल्ट की। तो 15 से 16 कर रहे हैं तो इसका मतलब 1 वोल्ट की वृद्धि कर रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी वस्तु या किसी पिंड, ठीक है, वही बात हम कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु है या कोई भी पिंड है तो उसके 15 वोल्ट है, तो 15 से 16 वोल्ट करने के लिए जितनी हमें आवेशों की आवश्यकता होगी उस आवेश को ही हम धारिता कहते हैं।
अब आपको समझ में आया ना कि बात क्या कहा जा रहा है। वही हम कह रहे हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। अगला आता है मात्रक, दूसरा है राशि और तीसरा है बीमा। देखिए, जहां तक अगर राशि के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा फैराडे, ठीक है, याद रखेंगे फैराडे हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है जी। दूसरा राशि की बात करें तो ये राशि हो जाएगा अदिश राशि, ठीक है। और इसकी बीमीय सूत्र पे बात करें तो M-1 L-2 T2 A2, ये इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। M-1 L-2 T2 A2, ये आपका बीमीय सूत्र हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन सभी को हम देखेंगे। अभी तक 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ाई कर लिया, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वैद्युत विभव को परिभाषा दीजिए तथा इसका बीमा लिखिए। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं इसको हमें बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझते हुए चलते हैं, ठीक है। देखिए, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, तो हम लिख देते हैं वैद्युत विभव। देखिए, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, अगर सिंपल में हम कहें तो वैद्युत विभव का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ जानते हैं इसका क्या होता है। देखिए, जो आवेश होता है तो आवेश किस ओर से किस ओर प्रवाहित होगा, किस ओर से किस ओर जाएगा, वो बताने वाला जो कारक है ना, वही कारक ही विद्युत विभव है। मतलब विद्युत विभव ही बताता है कि आवेश किधर से किधर जाएगा। सिंपल वे में समझ जाइए। तो मतलब हम समझे कि इसका अर्थ होता है आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक, ठीक है। आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला जो कारक है वही विद्युत विभव है। सिंपल वे में समझ जाइए। जैसे एक पिंड है, ये 2 वस्तु है, समझिएगा। ये मान लेते हैं सपोजेट इस पर 10 कूलाम आवेश है, ठीक है। इस पर मान लेते हैं 15 कूलाम आवेश है, ठीक है। तो ये 10 कूलाम आवेश है, ये 15 कूलाम आवेश है, और इसको एक हमने तार से जोड़ दिया। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए किधर से किधर आवेश जाएगा। तो आप सिंपल में कह देंगे सर इसका 10 कूलाम आवेश है, ये 15 कूलाम आवेश है, ठीक है। मतलब ऐसे हम लिख दे रहे हैं 10 कूलाम आवेश है और ये कितना है 15 कूलाम आवेश है। तो आप जाहिर सी बात है आप कह देंगे सर 10 कूलाम आवेश 15 कूलाम आवेश से तो कम ही है, तो इसका मतलब ये वाला अधिक है, तो आवेश जो होगा इधर से इधर की ओर बहेगा। परंतु देखिए, बात इस पर निर्भर नहीं करता है, बात ऐसा नहीं है। बात इस बात पर निर्भर करेगा ना, आवेशों की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है कि आवेश किधर से किधर प्रवाहित करेगा। मतलब इसकी अधिक मात्रा है तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि आवेश इधर से ही इधर जाएगा, नहीं। देखिए कैसे हम पता करेंगे, मान लेते कब हम कैसे हमें पता चलेगा। मान लेते हैं ये 15 कूलाम आवेश है, इसका मान लेते हैं विभव है, मान लेते हैं 5 वोल्ट, इसका मान लेते हैं 7 वोल्ट है। तो अब हमें पता चल गया कि इसका विभव 7 वोल्ट है, इसका 5 वोल्ट है। तो जिसका विभव अधिक होगा उधर से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है आवेश। मतलब आवेश जो होता है वह उच्च विभव से किधर प्रवाहित होगा,
निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। देखिए इसका अधिक विभव है तो अधिक विभव से कम विभव की ओर जो आवेश होगा वो प्रवाहित होगा। तो हमें क्या पता चला कि आवेशों की मात्रा पर निर्भर करता है कि आवेश किधर से किधर प्रवाहित होगा, न कि आवेश पर निर्भर करता है। आवेशों की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, विभव की मात्रा पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये हुआ कुछ डिटेल में एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ये सब कुछ पहले हमने और भी डीप में डिस्कस किया हुआ है, बट नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखेंगे। इसका अर्थ होता है आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक, मतलब आवेश किधर से किधर प्रवाहित होगा ये जो बताएगा वही विद्युत विभव कहलाएगा। बट इसका परिभाषा ऐसे हम नहीं लिखेंगे, परिभाषा तो अलग होगा। तो देखिए इसकी अगर परिभाषा पे बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है V = W/Q, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के आधार पर हम इसको परिभाषित करेंगे। देखिए अगर सपोज डेट ये जो Q है, जो आवेश है, उसको हम एकांक मान लेते हैं, एक को एकांक ही ना कहेंगे, तो एकांक Q क्या है, आवेश है। तो यदि आवेश का मान यदि 1 हो जाए तो जो V होगा वो W के बराबर हो जाएगा, V होगा वो W के बराबर हो जाएगा। V क्या है, विभव है, और W क्या है, कार्य है। तो यहां से हम परिभाषा नहीं कह सकते हैं, परिभाषा क्या कह सकते हैं, कहेंगे कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। समझ में आ रहा है ना, क्या हम कहेंगे कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। परंतु ये तो परिभाषा हो गया, बट क्या है कि एकांक आवेश पर हम कार्य जो कर रहे हैं वो विद्युत विभव कहलाएगा, बट कैसा कार्य, किस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं एकांक आवेश पर, ये भी तो हमें बताना होगा ना, क्योंकि परिभाषा का मतलब होता है डिटेल में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं वो हम समझ लेते हैं। सपोज दैट ये एक विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो ये एक विद्युत क्षेत्र है और यहां पे मान लेते हैं एक एकांक धनावेश है। ये क्या है, एकांक धनावेश, या इसे परीक्षण आवेश भी कहते हैं। और ये कहां पर है, ये है अनंत पर। ठीक है, अनंत पर है, इन्फिनाइट पर है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बताया गया ना कि देखिए आप परिभाषा को ध्यान से समझेंगे। कहा यह जाता है कि जो एकांक धनावेश है, जो यहाँ पे अभी हमने एकांक आवेश लिया था, तो एकांक धनावेश ही हम कहते हैं। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा ना, उसी कार्य को हम विभव कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, हम क्या कह रहे हैं कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही विद्युत विभव कहलाएगा। अब वही बात हमने यहाँ पे कहा था कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। परंतु किस प्रकार का कार्य, तो कार्य ये हो रहा है कि एकांक आवेश है ना, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो इस प्रकार का कार्य हो रहा है। तो ध्यान से आप समझेंगे परिभाषा हम क्या लिखेंगे, एक बार अंत में सुन लीजिए परिभाषा। आप यहाँ से ये आप कहेंगे परिभाषा कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। परिभाषा वही बात हम लिख देते हैं। परिभाषा पे लिखेंगे कि एकांक, ऐसा आप लिख देते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यह हुआ परिभाषा। ठीक है, फिगर आप नहीं भी बनाएंगे चलेगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये आप नीचे लिख लेंगे। ठीक है, इस फिगर को मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए मिटा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो मैं अपने तरफ से समझाने के लिए ये बताया हूँ। फिगर ऐसा नहीं है कि किताब में आपका दिया हुआ है, बट मैं चाहता हूँ ना कि फिगर से समझाने से आपको आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए मैं डिटेल में थोड़ा सा फिगर बना देता हूँ, जिससे एक माइंड सेट जाता है, एक दिमाग में ऐसा बैठता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आपको याद करने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ ना कि कोई भी चीज़ कोई भी फॉर्मूला या कुछ भी आप रटें। देखिए अब आता है मात्रक, उसके बाद आता है मात्रक के बाद राशि और उसके बाद बीमा। देखिए मात्रक पे बात करें तो देखिए इसका एक मात्रक तो पहला मात्रक हो जाएगा बोल्ट। ठीक है, बोल्ट इसका मात्रक होता ही है। दूसरा एक और मात्रक हम कह सकते हैं, कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। तो दूसरा हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। दोनों मात्रक आप याद रखेंगे, ठीक है ना। कभी आपसे कह देगा विद्युत विभव का मात्रक है, 4 ऑप्शन देंगे, आपने बोल्ट याद किया है पर उस 4 ऑप्शन में बोल्ट का दिया ही नहीं होगा, वहां पे जूल प्रति कूलाम दिया होगा। तो अगर आप केवल बोल्ट याद करेंगे तो कंफ्यूजन आ जाएगा, इससे दोनों याद रखें, जूल प्रति कूलाम भी होता है। राशि पे बात करें तो ये एक अदिश राशि होता है। इसकी बीमीय सूत्र क्या होता है, ML2T-3A-1। ठीक है, ये इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। ये 3 टॉपिक बहुत ही, ये 3 जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, याद कर लेना है। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। देखिए सबसे पहली बात, आप सोच रहे होंगे कि सर उस टाइम से आप पढ़ा रहे हैं, बट हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि सर न्यूमेरिकल आप नहीं करा रहे हैं, डेरिवेशन आप नहीं करा रहे हैं, ऐसा क्यों। देखिए सबसे पहली बात, डेरिवेशन जो है ना वो 3 नंबर 2 नंबर में नहीं पूछा जाता, वो सीधा आपसे पूछेगा 5 नंबर में। ठीक है, तो मैं आपसे पहले 2 बातें डिस्कस कर लूँ इसी में। डेरिवेशन की जहाँ तक बात है, डेरिवेशन तो देखिए डेरिवेशन हमने सब कुछ कराया हुआ है। मैं इस वीडियो के अंत में आपके ये जो 3 चैप्टर हैं, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे ना, लगभग मैं 3 से 4-5 डेरिवेशन या 5 नंबर वाले, जो 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं 3-4 आपको बता दूंगा। आप सोच सकते हैं कम से कम आपके 3 चैप्टर है ना, इस 3 चैप्टर में कम से कम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो टॉपिक है 5-5 नंबर वाले 15 होंगे, पर 15 में से मैं 4-5 आपको बताऊंगा 5 नंबर वाले। अंत में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा और उसको कैसे आप पढ़ सकते हैं उन सभी टॉपिक को मुझसे, वो भी हम आपको बता देंगे। दूसरी बात है न्यूमेरिकल, कि सर आप न्यूमेरिकल इसमें नहीं करा रहे हैं, क्यों। देखिए न्यूमेरिकल हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का कंप्लीट करा दिया है, पूरा बेसिक से हमने तैयारी कराया है 1 शॉट के माध्यम से। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का सीरीज मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, वीडियो आपको एक एक करके मिल जाएंगे। 5 ही वीडियो है फिजिक्स का, न्यूमेरिकल का और 5 है केमिस्ट्री का। आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के पश्चात न्यूमेरिकल की भी एक एक करके पढ़ाई कर लीजिएगा। एक ये देखिए, एक न्यूमेरिकल का वीडियो देख लीजिए फिजिक्स का, फिर से दूसरा, इसी प्रकार 5 आपके क्लास चलेंगे ना फिजिक्स के, 5 क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो 5 न्यूमेरिकल के भी क्लास हैं, वो भी एक एक करके देखते हुए चलिए।
समझ रहे हैं? तो न्यूमेरिकल भी तैयार हो जाएगा, यहाँ से टॉपिक भी तैयार हो रहे हैं। अब 5 नंबर वाले जो डेरिवेशन है, कुछ 5 नंबर वाले टॉपिक है, उसको भी हम बताएंगे, वो भी आप तैयार करते हुए चलिएगा। आप कहेंगे सर कितना हम तैयार करें? भैया यही तो बात है, पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। कहते हैं कि देखिए पढ़ेंगे नहीं तो कुछ होने वाला तो है नहीं, क्योंकि समय कम है, और समय कम है तो जितने भी कम समय है उसी में हमें मतलब 2 गुना क्या 4 गुना 5 गुना हमें मेहनत करना है। अभी आप सो जाएंगे ना, मैं कह रहा हूँ 5 दिन अगर आप मेहनत कर लेते हैं, 10 दिन मेहनत कर लेते हैं, तो आपका हो सकता है आपका भविष्य चेंज हो जाए। समझ रहे हैं ना? आप कहेंगे सर 5 दिन में कैसे चेंज हो जाएगा? अरे भैया एक एक पल में भविष्य चेंज हो जाता है, फ्यूचर चेंज हो जाते हैं। आप तो 5 दिन की बात कर रहे हैं। तो यही सब बातें हैं, तो इस पर निश्चिंत रहेंगे। न्यूमेरिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप पढ़ाई कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के पश्चात डेरिवेशन और 5 नंबर वाले जो टॉपिक है वो हम अंत में आपको बताएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो है समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, बट छोटा, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। समविभव पृष्ठ अगर हम नाम से ही देखें, ध्यान से आप समझेंगे, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, तो ये नाम से ही आपका स्पष्ट हो रहा है ना। सम मतलब समान, विभव मतलब विभव ही है, अब पृष्ठ मतलब एक ऐसा पृष्ठ जहां पर विभव का मान समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि कोई ऐसा आवेशित पृष्ठ, मतलब ये सपोज दैट ये एक क्या है, एक पिंड है, ये एक आवेशित वस्तु है, आवेशित पिंड, मतलब ये एक आवेशित पिंड है। आवेशित पिंड का मतलब इस पर एक आवेश है, इस पर क्या है, आवेश है। बात समझ रहे हैं? इस पर क्या है, आवेश है, ये बात हम समझ गए। तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि ऐसा आवेशित पिंड जिसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके कोई भी बिंदु, ये उठा ले, ये उठा ले, ये उठा ले, यहाँ पे कोई भी बिंदु है ना, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होता है, विभव का मान क्या हो, समान हो, इक्वल हो। तो ऐसे पृष्ठ को ही, ऐसे पिंड को समविभव पिंड कहते हैं, या ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा आवेशित पिंड जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, तो उस प्रकार के पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। यहाँ पे एक ऐसा आवेशित पृष्ठ भी कह सकते हैं, पिंड भी कह सकते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पिंड है, वस्तु है, तभी तो वस्तु का ही तो पृष्ठ होगा ना। बात समझ रहे हैं? अरे ये वस्तु है तो इसका एक पृष्ठ है कि नहीं है? तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसा आवेशित पिंड जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, तो उस पृष्ठ को ही समविभव पृष्ठ कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको परिभाषा रटना नहीं पड़ा होगा, समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो याद भी हो गया होगा। हम यही लिखेंगे कि ऐसा आवेशित पिंड जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ कहते हैं।
समविभव पृष्ठ का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा अवशिष्ट पिंड जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसका फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसका ये आप परिभाषा लिखेंगे, फिगर बना लेंगे, आपका काम हो जाएगा। 2 नंबर में ही पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये हुआ आपका 6 हमने क्वेश्चन देख लिया। देखिए इस वीडियो में हम 3 चैप्टर को आपको कंप्लीट करा रहे हैं, 1 to 3 3 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब हम करा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा ना, न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल की 30% आपकी भागीदारी होती है, ठीक है, हिस्सेदारी होती है आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में। तो मैं यही कहूँगा, न्यूमेरिकल का सीरीज हमने पढ़ा दिया है, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप ज़रूर न्यूमेरिकल का सीरीज देख लीजिएगा। नहीं तो भैया अगर न्यूमेरिकल आया छूटा तो हमसे मतलब ये नहीं कहना है कि आपने नहीं पढ़ा है, ये वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहने लगते हैं। देखिए मैं एक दिल से कह रहा हूँ ना, मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ आपके लिए ही मेहनत करता हूँ। मैं सुबह में उठा और सुबह में उठने के साथ ही सुबह से ही मैं पढ़ा रहा हूँ कि अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो सुबह उठता हूँ, उठने के बाद मुझे यही टेंशन है कि मुझे आपको पढ़ाना है, शाम को आपको वीडियो अपलोड करना है, आपको चाहिए, इसलिए हम इतना मेहनत करते हैं। तो अगर मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप अपने लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेहनत करना भी चाहिए और करिए, मैं तो यही कहूँगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ टॉपिक हैं उन सभी को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को। देखिए ये 2 इंपॉर्टेंट बहुत ही प्रश्न है, इन दोनों को हम देख लेते हैं। पहला है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए और दूसरा है विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं, इन दोनों को हम देख लेते हैं। दोनों एक दूसरे से रिलेटिव हैं, ठीक है। ये बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जितना हम इस टॉपिक में बता रहे हैं उतना आपको याद करना है। सबसे पहला आता है विशिष्ट चालकता। देखिए विशिष्ट चालकता के यहाँ पे सूत्र और मात्रक ही कहा, बट इसका सूत्र और मात्रक के साथ साथ परिभाषा भी पूछा है। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमा घुमा कर पूछा है। कहीं पे कह दिया है कि विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसकी सूत्र एवं मात्रक लिखिए या केवल इसकी मात्रक लिखिए, इस प्रकार से पूछा गया है। तो हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ना, क्योंकि पता नहीं कौन सा किस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, सब कुछ हम देख के चलेंगे। तो सबसे पहला आता है विशिष्ट चालकता का परिभाषा क्या होता है। इसका परिभाषा इसके हम फॉर्मूले से करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध को विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये सिग्मा क्या है? विशिष्ट चालकता है। विशिष्ट चालकता। यहां पे रो क्या है? रो क्या है? ये है विशिष्ट प्रतिरोध। बात समझ में आ गया होगा। तो हमने यही बताया कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गया होगा। मैं इसको परिभाषा को ही लिख देता हूं। आप यही लिखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिंपल सा है, परिभाषा एक लाइन का है, आप समझते होंगे। फॉर्मूलेशन में परिभाषा कर दिया। जहां तक इसकी बात है, 2-3 बातें हैं, उसको हम जान लेते हैं कि सबसे पहले इसकी मात्रा क्या होती है। इसका बीमा पूछा जाता है कभी कभी, तो बीमा भी हम देख लेते हैं। देखिए मात्रक पे बात करें ना, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यह हो जाएगा। उसके बाद इसकी अगर बीमिया पे बात करें तो m-1 L-3 T3 A2,
ये इसका द्विमीय सूत्र हो जाएगा। तो ये मुख्यतः दो बातें, ये भी आप याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, परिभाषा याद रखेंगे। ये आपका टॉपिक हो गया, 2 नंबर में ही पूछा जाता है, इतना लिख देंगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है कि विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो केवल परिभाषा कह दिया तो परिभाषा ही केवल नहीं देना है, इसका फॉर्मूला लिखना है, इसका मात्रक लिखना है, इसका द्विमीय सूत्र लिखना है, क्योंकि सब ऐड करके भी पूछा गया है क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषा दे देते हैं। देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है जो होता है सिग्मा इक्वल टू आर ए बाई एल। सिग्मा नहीं रो है, ठीक है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल होता है। देखिए ये रो जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध है, आर क्या है, प्रतिरोध है, ए क्या है, ए है चालक तार का क्षेत्रफल। जैसे ये एक चालक तार है तो कुछ चालक तार का मोटाई होगा कि नहीं होगा, तो यही है चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। एल क्या है, इस चालक तार की लंबाई है जो है एल। तो यहां समझिएगा, यदि हम एल और ए, यदि एल का मान एल यदि हम 1 ले लेते हैं और ए के मान को भी यदि हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 मीटर इसको ले लेते हैं, 1 मीटर इसको ले लेते हैं, यदि इन दोनों का मान 1 हो जाए तो उस समय जो क्या होगा, उस समय जो रो होगा ना वो आर के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अरे भैया इसका इसका दोनों का मान 1 हो जाए तो रो जो होगा वो आर के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे यही कहा जाता है, ध्यान से समझेंगे कि मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यही हम कह रहे हैं कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आया, मतलब ये जो चालक तार है ना, तो इस चालक तार की लंबाई भी 1 मीटर है और इस चालक तार की जो मोटाई है वो भी 1 मीटर ही है, ठीक है, 1 मीटर ही है। तो ऐसा कोई चालक तार है जिसकी लंबाई भी 1 मीटर हो और इसकी मोटाई भी 1 ही मीटर हो, तो उस प्रकार के चालक तार में जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा ना, उस प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। कहें कि वो एक विशेष प्रकार का ना प्रतिरोध है, समझ रहे हैं, एक विशेष प्रकार की चालक तार में उत्पन्न हो रहा है जिसकी चालक तार की लंबाई भी 1 ही मीटर है और इसकी मोटाई भी 1 ही मीटर है। तो अंतिम में एक बार और सुन लीजिए, हम यही कह रहे हैं कि इकाई लंबाई, एल क्या है, लंबाई है, तो इकाई लंबाई इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे, परिभाषा में लिख दे रहा हूं, यहाँ पे हम यही लिखेंगे कि इकाई लंबाई तथा इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा समझ में आ गया कि इकाई लंबाई इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। परिभाषा लिख दिया, फॉर्मूला हमने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे 2 ही चीज और आता है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। और इसका बीमीय सूत्र पे बात करें या बीमा पे, तो ये आप याद रखेंगे ML3T-3A-2, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे।
ये मुख्यतः ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ अच्छे तरीके से समझ में आपको आगे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 प्रश्न ले लिया है, एक है 9th 10th और 11th, ठीक है, 9th 10th और यहाँ पे है हमारा 11th प्रश्न। तो इन तीनों को हम समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे। देखिए सब कुछ हमने लिख दिया है। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, 2015, 16, 18, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। हमने लिखा है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अब किसे कहते हैं, तो हमने लिखा है कि किसी सेलों के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, सिंपल में अगर मैं आपसे समझाऊं तो सपोज दैट ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है, इसी प्रकार का ना सेल होता है। तो सपोज दैट ये एक सेल है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सेलों के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में जो आने वाले अवरोध होंगे, रुकावट होगा, वही आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। तो इस सेल के अंदर मान लेते हैं हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इस सेलों के अंदर कुछ ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, इसके मार्ग में जो धारा, यहाँ पे धारा बहेगी ना, तो धारा के मार्ग में रुकावट बनेंगे, तो उसी रुकावट को ही हम सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए सब कुछ हमने लिख दिया है, ठीक है। समझ गए होंगे कि किसी सेलों के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को, अवरोध मतलब रुकावट को, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये आप केवल हेडिंग डाल के इतना परिभाषा लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अगला हम देख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा समय हम नहीं देंगे क्योंकि छोटा छोटा है, समझ में आ ही रहा होगा। 10वां हमारा प्रश्न है कि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। 2018, 22 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध पहले पूछा, उसके बाद कह रहे हैं कि ये किन किन बातों पर निर्भर करते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल मैंने कहे ना, तो ये कह रहा है कि जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे पहला है कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। बात समझ में आया। जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध होता है, जिसे हम ई से भी प्रदर्शित करते हैं, तो ई जो होता है वो समानुपाती होता है, सेलों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ, देखिए सेल को अगर हम तोड़े ना, थोड़ा सा मैं इस कलर से ना बनाकर मैं दूसरे कलर से बताता हूँ। देखिए सपोज दैट ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सपोज दैट सेल है। सेल में 2 क्या होता है, एक धन टर्मिनल, एक ऋण टर्मिनल होते हैं, और इसमें विद्युत अपघट्य का घोल होता है, ठीक है, इस प्रकार। तो देखिए एक होगा, देखिए ये एक धन टर्मिनल, एक होता है जो एनोड होता है और एक होता है जो कैथोड होता है, ठीक है। तो ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे ये एक धातु का प्लेट है, ये एक धातु के प्लेट है, इसी को हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो इनके बीच की जो दूरी है ना, जो d, तो इनकी बीच की दूरी के कह रहा है कि समानुपाती होता है। वही हम कह रहे हैं कि किसी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। समझ गए होंगे। दूसरा कह रहा है कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्य के घोलों में इलेक्ट्रोडों में डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जो ई है ना, वो विद्युत अपघट्य के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। देखिए इलेक्ट्रोड तो इतना बड़ा सा है, इलेक्ट्रोड तो इतना बड़ा है ना, परंतु विद्युत अपघट्य तो इतना ही है। तो जो ये डूबे हुए भाग हैं तो इनके क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है, ठीक है। यही बात बताया गया
कि जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो विद्युत अपघट्य में डूबे हुए जो क्षेत्रफल, डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल होता है उसके भी समानुपाती होता है। मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोड जो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तीसरा समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, वही तो हम भी सोच रहे थे, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि यदि इसका मान सेलों का जो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि डूबे हुए हिस्से को और हम अधिक डुबाएंगे, मतलब क्षेत्रफल का मान को यदि हम बढ़ाते हैं तो जो विद्युत वाहक जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान घटेगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, पढ़ेंगे 2-3 बार समझ में आ जाएगा। तीसरा है कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघट्य की प्रकृति और सांद्रता के भी समानुपाती होता है। मतलब ये हुआ ना कि जो सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है, ये जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है ना, वो इस विद्युत अपघट्य के घोल पर भी निर्भर करता है कि इसकी सांद्रता कितनी है, मतलब पतला है या गाढ़ा विलयन है, इसकी प्रकृति कैसी है, कौन सा इसमें विद्युत अपघट्य है, उन सभी बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे कहा गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सब कुछ आपको अच्छे से तीनों बात समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक जो हमने बता दिया। उसके बाद हमारा 11वां जो प्रश्न आता है जो है कि आवेशों की गतिशीलता से क्या समझते हैं। यहाँ पे हमने लिखा आवेशों की गतिशीलता। आवेशों की गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू इक्वल टू VD/E होता है, जहां VD क्या है, अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वही बात हम कह रहे हैं कि किसी आवेशों का अनुगमन वेग, कोई भी आवेश है तो किसी आवेशों का अनुगमन वेग और उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। समझ रहे हैं ना, केवल अनुपात कह देंगे। कोई भी आवेश है तो किसी आवेशों का अनुगमन वेग और उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। समझ में आ गया होगा, यही बात हमने लिखा है, किसी आवेशों का अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुपात को आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सभी ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। इतना लिख देंगे आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। तो ये हुआ आपका कुछ टॉपिक, और केवल 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, उसको एक बार और हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन को। तो अंतिम में हम 2 क्वेश्चन लिया है, एक है 12वां, एक है हमारा 13वां प्रश्न। अब एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए 12th हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ओमीय तथा अनओमीय परिपथ से प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। एक और बात मैं कह दूं कि कभी कभी ये क्वेश्चन और भी तरीके से कहा गया है, जैसे ओमीय तथा अनओमीय, यहाँ पे प्रतिरोध जो है ना, वहां पे प्रतिरोध ना कहकर परिपथ कह दिया है कि ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध से क्या आप समझते हैं। तो दोनों चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देखिए हमने लिखा है ओमीय प्रतिरोध। तो ओमीय प्रतिरोध कैसे कहते हैं, तो देखिए हमने क्या लिखा है कि ऐसा परिपथ, यदि कह दे कि ओमीय परिपथ किसे कहते हैं, ओमीय परिपथ किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ऐसा परिपथ जो ओम के नियमों का पालन करता है। ठीक है, ऐसा परिपथ जो ओम के नियमों का पालन करता है। ठीक है, मतलब ओम के नियमों का अनुसरण करता है, पालन करता है, मानता है, तो उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ओमीय परिपथ कहते हैं। तथा उस परिपथ में उत्पन्न जो प्रतिरोध होता है उसे हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया, मतलब ऐसा परिपथ जो ओम के नियमों का पालन करेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ओमीय परिपथ कहेंगे। और जो ओमीय परिपथ है ना, तो ओमीय परिपथ में जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। बात समझ में आ गया होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है।
दूसरा देखिए ओमीय हो गया, अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, हमने लिखा अनओमीय प्रतिरोध। देखिए इसका भी परिभाषा लिखा है कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियमों का पालन नहीं करता है, नहीं ओम के नियमों का पालन नहीं करता है, यहाँ पे नहीं लिखना है, सॉरी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लिखना है ओम के नियमों का पालन नहीं करता है। मतलब ऐसा परिपथ जो ओम के नियमों का पालन नहीं करता है उसे अनओमीय परिपथ कहते हैं, तथा उसके प्रतिरोध को, उसके मतलब जो अनओमीय परिपथ है इसमें उत्पन्न प्रतिरोध को ही हम अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न पे। अगला है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए। ठीक है, तो अनुगमन वेग कहे या अपवाह वेग कहे, अपवाह वेग। ठीक है, तो देखिए अनुगमन वेग कहे या अपवाह वेग कहे, दोनों बात एक ही है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। हमने लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं, Vd = V/2 होता है। ये क्या है, वेग है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों का वेग है। इसमें 2 का भाग दे देंगे तो औसत वेग निकल जाएगा। नहीं समझ में आया, परिभाषा समझ लेते हैं। जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार तेजी से गति करते रहते हैं, इस प्रकार जिग-जैग मोशन करते रहते हैं। तो देखिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे गया, तो यहाँ पे कोई एक अलग इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन से किसी से टकराया, टकरा कर फिर से यहाँ पे आया, यहाँ से किसी से टकराया तो फिर से यहाँ पे आया, फिर से यहाँ से टकरा कर यहाँ से आया। तो इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, टकराते टकराते ये गति कर रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने यही कहा ना कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये भी मुक्त इलेक्ट्रॉन ही न है, यहाँ पर भी, तो ये 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यही दोनों को। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के 2 सतत टक्करों, 2 यहाँ पे एक टक्कर हुआ है यहाँ पे, तो 2 सतत टक्कर, सतत मतलब होता है लगातार टक्कर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के 2 सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को, बीच के जो औसत वेग है, औसत वेग को ही हम धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। समझ में आ रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के 2 सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा लिख लेंगे, ये फॉर्मूला लिख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। फिगर आप चाहें तो ऐसे आप बना सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, मैं समझाने के तौर पे आपको बता दिया हूँ। ये हुआ आपका 3 चैप्टर अब कंप्लीट। 3 चैप्टर के जितने भी 2 नंबर 3 नंबर वाले प्रश्न थे उन सभी को हमने देख लिया। जहाँ तक बात थी न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल आपके इन तीनों चैप्टर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी हमने पूरे संपूर्ण किताब के 5 केवल वीडियो बनाए हैं न्यूमेरिकल पे। 5 वीडियो देख लीजिए, आपके संपूर्ण फिजिक्स के न्यूमेरिकल तैयार हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस वीडियो देखने के पश्चात आप उस लिंक पे क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि सर 5 नंबर वाले क्वेश्चन को बता दीजिए जिसको हमें तैयार करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। पहला है कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपको तैयार करना है। अक्षीय और निरक्षीय दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आप तैयार कर लेंगे बेटर रहेगा। दूसरा है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार कर लेंगे। तीसरा है संधारित्रों की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना, ये 3 आपके हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है किरचॉफ का नियम, ये आप तैयार कर लीजिएगा। अंत में आता है व्हीटस्टोन सेतु। तो ये आपके 4-5 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, इन सभी को आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज इन सभी टॉपिक ये कहाँ से मिलेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। आप केवल लिखेंगे निरक्षीय मतलब अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियो आपको मिल जाएंगे। किरचॉफ का नियम पढ़ना है तो किरचॉफ का नियम ब्रदर सर, इस प्रकार लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको
पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास इस लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी पढ़ सके, वो भी अपने लिए, अपने देश के लिए, हमारे सभी देश के लिए नाम रोशन कर सके। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। तो मिलते हैं कल फिर से इसके आगे के चैप्टर को लेकर, ठीक है। 1 to 3 हो गया, अब 3 to मतलब 4, 5 और 6, ये हम 3 चैप्टर को फिर से कल क्लास में बताएंगे आपको। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।